हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से टॉपिक बनाने की विषय में, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैंड की प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टैंड नहीं है तो मैं हैंड में मोबाइल को फ़ोन पकड़ के फिर इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि पहले ही मैंने नोट्स बना दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि इसको मैं बोल सकूँ और आराम आराम से आप लोगों को समझा सकूँ, आप अच्छे से समझ पाएँ। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्लासेस के बच्चों के वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसलिए समय बचता नहीं है। सो अब हम स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। अब ये वीडियो मैं शाम के टाइम में बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता हो कैमरा कहीं साफ़ ना आए। बाकी बाय द वे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम जो है क्लास 9th की साइंस चैप्टर लेसन नंबर 5 को हम आज रीड करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट मीन्स जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है, इसके विषय में हम आज जानेंगे। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट हुक कौन थे और ये रॉबर्ट हुक का नाम ही क्यों इसमें लिया गया। तो चूँकि हम जानते हैं कि 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था इन्होंने, सबसे सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा था 1665 में। स्वनिर्मित अर्थात अपने हाथों से अपने द्वारा बनाए हुए स्वनिर्मित लेंस के द्वारा सूक्ष्मदर्शी तैयार किया और उससे इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किया था, इसीलिए इनका नाम जो है लिया जाता है। और इन्होंने जो है और अवलोकन किया और पाया कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ का मतलब इट मीन्स छोटे छोटे कोष्ठक, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस प्रकोष्ठ को सेल कहा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जो सेल शब्द है वह जो है रॉबर्ट हुक के अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक छोटे से प्रयोग के द्वारा यह निकल कर आया, और उन्होंने इसमें बार बार प्रकोष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको इन्होंने स्पष्ट रूप से सेल कहा है। अगर हम इसे लैटिन भाषा में देखें तो लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है छोटा कमरा, इट मीन्स स्मॉल रूम्स। इसका कंपेयर जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक पेन से लिखा हुआ है मधुमक्खी की छत्ते भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, गोले गोले छोटे छोटे से इनके कोष्ठक होते हैं, जिसमें मधुमक्खियाँ अपना घर भी बनाती हैं और अपने मकरंद और फूलों से जो रस लेकर आती हैं वो इकट्ठा करती जाती हैं। अब रॉबर्ट ने देखा कि सभी जीवों में अलग अलग एकक होते हैं। एकक इट मीन्स, अब हम अभी आगे जानेंगे कि एकक होता है, जिसमें जीव विज्ञान में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसको जीव विज्ञान में हम कोशिका या सेल कहते हैं, यह शब्द का प्रयोग करते हैं। अब एकक हमने क्यों कहा, तो एकक जो शब्द है वो एक कोशिकीय जीव को इन्होंने एकक शब्द से अभी प्रमाणित किया है, यानी आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैंने पैराग्राफ बनाया है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे फटाफट चलेंगे एक्सप्लेनेशन में, विस्तृत में, और थोड़ा सा और डीपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैंने जैसा लिखा है नंबर 1 में, ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव। अब हम जीव विज्ञान की जो है विषय में जीवों के मौलिक इकाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जीव हैं उनमें यूनिसेलर पाया जाता है और मल्टीसेलर। इट मीन्स यूनिसेलर इट मीन्स एक इकाई, यानी आप जैसे ऊपर पढ़े थे एकक, वो एकक यूनिट है, यानी एकक इकाई है। और मल्टीसेलर का मतलब बहु इकाई हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आप डिस्टर्ब ना होइए और बस सुनते जाइए थोड़ा सा ध्यान से और समझिए इस चीज़ को। यूनिसेलर में केवल एक तरह के सेल पाए जाते हैं, वन सेल, दैट इज़, यानी एग्जाम्पल के तौर पे इनका नाम भी है एक सेलों का, जैसे अमीबा है, पैरामैग्नीशियम है। ठीक है,
और इधर मल्टी सेलर की तरफ आप आएंगे तो मल्टी सेलर में मैनी सेल्स होते हैं, जैसे इनका नाम है मैन, काऊ, डॉग, इंसेक्ट्स, ये मैनी सेलर से मिलकर बने होते हैं। और जो वन सेलर होते हैं उसमें केवल एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, वो हैं अमीबा, पैरामैग्नीशियम। अब नीचे उसके नीचे देख रहे होंगे आप, लिखा होगा कि दे ऑल कंसिस्ट ऑफ सेल, ये सभी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सजीव इससे बने हैं और बने होते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था सेल के बारे में, तो सेल से संबंधित ही सेल के अंदर ही जो है सजीव आते हैं। अब सजीव के बारे में हमने जैसा कि लिखा है, आप देख रहे होंगे, उपनिषद के अनुसार सभी जीवधारी यानी जीव को सजीव कहा गया है और सभी जीवित वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। इट मीन्स सेल से बनी होती हैं। प्रत्येक प्राणी अथवा पौधे का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह कोशिका इतनी छोटे हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रत्येक सेल या कोशिका एक जीवित संरचना है। एक कोशिका तथा बहुकोशिका मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं। अर्थात अब आप समझ चुके होंगे कि जो सजीव हैं, सजीव में प्राणी हो या पौधे हों, उनके शरीर की संरचना, बनावट या मेंटेनेंस, ये तमाम सारी एक्टिविटी सेल के द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं या कोशिकाओं से ही मिलकर बनती हैं। हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। कोशिकाओं के महत्वपूर्ण बिंदु, पहला नंबर है कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं में भिन्नता होती है। तो जो जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के जीव होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जैसे हमने अभी पिछले जो है चैप्टर में पढ़ा था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय यानी यूनिसेलर और मल्टीसेलर की हमने बात की थी। तो यूनिसेलर के अंदर एक समान कोशिका की बात की थी। जैसे प्रोटोजुआ जो होते हैं, प्रोटोजुआ में एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे केचुआ। अब केचुआ को आप देख सकते हैं, केचुए के अंदर जैसे है हड्डी नहीं पाई जाती है। वह जिस तरह से आप मोड़ें, जिस तरह से उसको घुमाएं, जिधर से चाहें वो उस तरह से आसानी से वो घूम सकता है। तो वो एक ही तरीके के, एक ही प्रकार के सेलर से बना हुआ है। उसी तरह प्रोटोजुआ भी होते हैं। और अगर हम मल्टी सेलर की बात करें तो ह्यूमन को देख लीजिए, यानी उसमें वो जैसा चाहेंगे वैसे नहीं घूम सकता है। उसके अंदर बोन्स भी पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं इनके आकार होते हैं, डिफरेंट टाइप के, इनके साइज़ भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसलिए इनको मल्टी सेलर के अंदर रखा जाता है और रखा गया है। इसीलिए इन कोशिकाओं में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जीवाणु, जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं, बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? अमीबा आ सकता है, क्लेमिडोमोनास आ सकता है, पैरामीशियम आ सकता है। इन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। ये सभी एक कोशिकीय, एक प्रकार के ही सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। अन्य जीव बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। अन्य, इट मीन्स अन्य कहने का मतलब ये है कि ये मल्टी सेलर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मक्खी, मनुष्य, हाथी, घोड़ा इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। नंबर 3 में आते हैं। जितना बड़ा जीव उसमें उतनी बड़ी कोशिका होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका है, जो सेल है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के गुण भी अपने अंदर रखते हैं। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो समान रूप में स्थिर रहने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो ये दो बातें सेल्स के अंदर मिलने को, देखने को मिलती है।
एग्जाम्पल के तौर पर चूहा से ज़्यादा बिल्ली में और बिल्ली से ज़्यादा गाय में क्या है, बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब नंबर चौथा देखते हैं, फोर्थ नंबर, पौधे के गुलाब में। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं। इससे पहले थर्ड में किसकी बात कर रहे थे, जीवों के ऊपर बात कर रहे थे। तो पौधों के अंदर देखते हैं, तो पौधों के अंदर में गुलाब से ज़्यादा या गुलाब से बड़ा कोशिका केले में पाया जाता है, और केले के पौधे से ज़्यादा अमरूद की पौधे में, अमरूद से भी ज़्यादा बरगद के वृक्ष में ये पाया जाता है। एक मतलब सिस्टमेटिक एक चयन हो जाता है। अर्थात आप थर्ड नंबर पे देख रहे होंगे कि जितना बड़ा जीव उसमें उतनी बड़ी कोशिका होती है। तो आई होप सो कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। नंबर 5 देखते हैं हम, बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिका जीव समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुकोशिका में मल्टी सेलर होते हैं, यानी मल्टी टाइप के क्या होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, कोशिका मौजूद होती है। और मल्टी टाइप के सेल्स जो मौजूद होते हैं उनके मल्टी टाइप के कार्य भी डिफरेंट होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए ये पौधे हों या जीव हों, उनके विभिन्न अंगों का निर्माण ये करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उनको तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। ये सारे कार्य ये सेल्स के द्वारा ही संपन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फंगाई क्या एक प्रकार का कवक है। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 6। प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिकीय जीव से निर्मित होते हैं। ये पॉइंट वाली बात है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलर लिविंग्स जो हैं एक कोशिकीय जीव से ही निर्मित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलर जब तक नहीं होगा तब तक मल्टी सेलर नहीं बन पाएंगे। ओके, अब कोशिका वैज्ञानिक पर एक नज़र। 1665 में, जो कि उपरोक्त हम बात कर चुके हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सेल को देखा था। ये ऐसा फर्स्ट टाइम इन्होंने 1665 ईस्वी में प्रयोग किया था। इसी प्रकार 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहक ने सेल को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। ल्यूवेनहक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था, जिनके अंदर सेल्स मौजूद थे। इसी प्रकार 1838 में एम स्टील्डन तथा 1839 ईस्वी में टी स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक एक साथ जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में बताए थे, और इनके सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीव की मूलभूत इकाई हैं। अर्थात एम स्लीडन तथा टी स्वान के अनुसार जो है सेल का सिद्धांत का प्रतिपादन इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने किया था, तथा इनके अनुसार सभी पौधे तथा जंतु
कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और कोशिका जो है जीव की मूलभूत इकाई होती हैं। इसके बाद 1855 ईस्वी में विर्चो, जो कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं, इस प्रकार का कथन इनका करना था। अर्थात बिना कोशिका की या पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले से चला आ रहा हो या पहले जो सेल मौजूद थे उन सेल के द्वारा दूसरे सेल का निर्माण होना पूर्ववर्ती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसी सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो पहले सेल मौजूद हैं उन्हीं सेलों के माध्यम से इन सेलों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ऐसा विर्चो का कहना था। इसी प्रकार 1940 में इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद कोशिकाओं की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। अर्थात 1940 में जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई, उसके बाद से जो सेल में जटिल से जटिल संरचनाएं होती थी उनको सुलझाना और स्पष्ट करना आसान सा हो गया। अब इसके बाद हम कुछ जीवों की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने मानव लिखा है। मानव के अंदर सेल मौजूद होता है और इसके बाद मैंने लिखा है कि विभिन्न प्रकार के इनके साइज होते हैं और साइज के अनुसार अलग अलग इनके कार्य भी होते हैं। अब मैंने कुछ फिगर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे फिगर अमीबा के ही हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक जो है रस्सी की तरह दिखाई दे रहा है, लंबा सा केंचुआ की तरह का, उनको चिकनी पेशी कोशिका कहा गया है। तथा दूसरा आप देख रहे हैं जो रुधिर कोशिका है, रुधिर सेल है। तीसरा आप देख रहे हैं तंत्रिका सेल है, तंत्रिका कोशिका है। चौथा अंडाणु है। उसके बाद आप देख रहे हैं अस्थि कोशिका है या अस्थि सेल है। उसके बाद आप देख रहे हैं वसा कोशिका है या वसा सेल है। उसके बाद आप शुक्राणु देख रहे हैं। ये सभी जो हैं ये सेल के जो हैं डिफरेंट साइज हैं तथा इनके डिफरेंट साइज होने के साथ साथ इनके डिफरेंट कार्य भी हैं। अब उसी सेल के अंदर अमीबा की बात करते हैं। अमीबा के अंदर आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है कि कुछ अपने कार्यों के अनुरूप आकार बदलते हैं। अमीबा के अंदर यह गुण पाया जाता है कि अपनी कार्यों के अनुसार जो अमीबा अपना आकार बदल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने लिखा है एक कोशिकीय अमीबा। यह आकार बदलती रहती है। एक कोशिकीय अमीबा जो होती है वह आकार बदलती रहती है, यानी ये एक कोशिकीय ही होते हैं। उसके नीचे आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ का स्थिर होता है और कुछ प्रत्येक सेल के लिए विशिष्ट होते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि अभी उपरोक्त मैंने जैसा कि बात किया था कि जो सेल्स होते हैं वो अपने कार्य के अनुरूप, कुछ कार्य और साइज के अनुरूप कुछ जो सेल्स होते हैं वो अपना आकार बदल लेते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। वही चीज़ यहाँ भी मैंने लिखा है कि कुछ जो सेल होते हैं वो स्थिर होते हैं और वह उसी कार्य के लिए विशिष्ट भी होते हैं, यानी खास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तंत्रिका कोशिका। नोट के अंदर आप देखेंगे कि बहुकोशिका जीवों में श्रम विभाजन होता है, जो जीवों का गुण है। बहुकोशिका अर्थात हम मल्टी सेलुलर के अंदर हम जा चुके हैं और उनके गुण है कि वह श्रम विभाजन शेप एंड साइज सेल्स के होने के अनुसार वो अपने जो कार्य को भी विभाजित कर देते हैं। यह ऐसा गुण उनके अंदर पाया जाता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मनुष्य, इनके शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को और स्पष्ट समझ लेते हैं और स्पष्ट कर देते हैं। हृदय, जैसे एग्जाम्पल में शरीर के अंदर है हृदय में क्या होता है, रुधिर को पंप करता है। यह
दूसरा अमाशय, अमाशय क्या करता है? यह भोजन को पचाता है। तो ये एक एक चीज यानी जो भिन्न भिन्न अंग हैं ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। उसी प्रकार सेल भी भिन्न भिन्न रूपों और भिन्न भिन्न आकारों के अनुरूप होकर अपनी भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करते हैं। अब उसी के नीचे हम आते हैं। इसी प्रकार एक कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन होता है। अभी तो हमने बहुकोशिकाओं में भी श्रम विभाजन किया है, तो आप इस बात से स्पष्ट हो चुके होंगे कि एक कोशिकीय का भी श्रम विभाजन होता है। इसी प्रकार कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। अब विशिष्ट घटक का मतलब है, इस शब्द का मतलब यहाँ है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के अलग अलग कार्य हैं, उसी प्रकार कोशिका के विभिन्न प्रकार के साइज और आकार होने के कारण, श्रम विभाजन होने के कारण इनके विशिष्ट घटक भी होते हैं। विशिष्ट घटक मतलब अलग अलग कार्य, अलग अलग स्थान, जिसे हम क्या कहेंगे? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकांग को जानते हैं कि कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेल में नए पदार्थ का निर्माण करना, यह विशिष्ट कार्य करता है कोशिकांग। या अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है, यानी वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? बाहर निकालता है। ये सब कौन कार्य करता है? ये कोशिकांग ही करता है। इसके बाद हम आते हैं कोशिकांग के कारण एक कोशिकीय जीवित रहता है। अब आप ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर कि कोशिकांगों के ही कारण एक कोशिका यानी यूनिसेलर जो हैं वो क्या कहते हैं? जीवित रहते हैं और अपने सभी कार्य को करते हैं। कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं और कोशिकांग जो है मिलकर मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका यानी सेल कहते हैं। तो कोशिकांग का होना अति आवश्यक है। यही कोशिकांग जो है एक कोशिका के रूप में जीवित रहता है और यह मिलकर कोशिकांग से मिलकर सेल का निर्माण करता है। अब आप देखेंगे कि कोशिका किससे बनी होती हैं, तो इसके मुख्य रूप इसके तीन गुण हैं मुख्य। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है केंद्रक और तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करेंगे। प्लाज्मा झिल्ली सेल की बाहरी परत होती है जो कि कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने या जाने देती है तथा इसके अलावा वह रोकती भी है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में उपस्थित है तथा ऑक्सीजन भी पर्यावरण में उपस्थित है। इसके अतिरिक्त ह्यूमन के अंदर भी यह मिलता है। तो कोशिका झिल्ली के आर या पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ या जा सकता है। अब इसमें एक शब्द है विसरण प्रक्रिया। तो जैसा कि हम जानते हैं पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, उसे विसरण प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात
हम इसका एक प्रयोग करके देखते हैं और इससे भली भांति हम समझ जाएंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन यानी निकलना आवश्यक है। यह मनुष्य के अंदर से यह बाहर की तरफ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह सेल में एकत्रित हो जाता है। इसकी सांद्रता शरीर के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं उसमें बढ़ जाती है और बाहर यानी जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें शरीर के सेल की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत कम होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सेल के अंदर अंतर ब्रैकेट में, जैसा कि आपने देखा मैंने लिख दिया है, बाहर व भीतर। बाहर व भीतर का मतलब शरीर के अंदर और शरीर से बाहर, बाहर व भीतर आता या जाता है। उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण की निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि विसरण, जो कि मैंने इसी टॉपिक में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पदार्थ हो, उसकी जो पदार्थों की जो गति होती है, जो मोशन होता है, वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। इस प्रक्रिया को विसरण प्रक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर के अंदर जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवाहित होता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद रहता है और शरीर से निकलकर बाहर भी मौजूद रहता है। तो बाहर की अपेक्षा शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होती है और बाहर जो है कार्बन डाई की सांद्रता सबसे कम होती है। तो जैसा कि हमने विसरण प्रणाली में अभी पढ़ा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यह जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उच्च सांद्रता के रूप में मौजूद है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निम्न सांद्रता के रूप में मौजूद है। इसीलिए यह हमारे शरीर से निकल के बाहर निम्न सांद्रता की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसी प्रकार का ऑक्सीजन, जैसे कि अभी हमने बात किया था, ऑक्सीजन का सेल के अंदर कम हो जाती है और ऑक्सीजन की सांद्रता पर्यावरण में बढ़ जाता है, तब भी यह विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि जैसा अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी, उसी प्रकार ऑक्सीजन भी हमारे शरीर के अंदर व बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कार्य करता है। अब जल भी विसरण के अनुकूल ही कार्य करता है। तो जल को भी हमने प्रयोग के रूप में रखा है कि जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कार्य करता है, उसी प्रकार विसरण प्रणाली के अनुरूप ही जल भी कार्य करता है। अब नोट उसके नीचे लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे पराशर कहते हैं।
अब जल के जो अणु की गति होती है यानी अणुओं की मोशंस होते हैं वो वर्णनात्मक मतलब वर्णन करने वाला, वर्णन हम कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो वर्णन के रूप में है, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? पराशर कहते हैं। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि अंडा को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद अवलोकन करो कि क्या होता है। अब अंडा फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पराशर द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है और चला जाता है। इस सिद्धांत को हम पराशर कहते हैं। और अगर हम इसे नमक के सांद्रित विलय में यानी नमक के विलय में यानी सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दें और 5 मिनट बाद इसका अवलोकन करें तो फिर यह अंडा सिकुड़ जाता है या सिकुड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि अंडा जल से निकलकर नमक में आ जाता है और नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सवाल पूछ सकते हैं।